2020 कोविड-19 की महामारी ने दुनिया को बर्बाद कर दिया। इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सीमाओं को बंद कर दिया गया। कई देशों में पर्याप्त चिकित्सा उपकरणों के लिए मारामारी मच गई। जब भारत ने अपनी सीमाओं को बंद किया तो एक निर्णय लिया गया कि अगर आगे बढ़ना है तो उसका एकमात्र तरीका है आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरत थी दवाओं, पीपीई किट, जांच उपकरणों और वेंटिलेटर की। यह एक महत्वाकांक्षी निर्णय था। भारत ने इसका प्रबंधन कैसे किया और हमारे वैज्ञानिक समुदाय ने आत्मनिर्भरता का लक्ष्य हासिल करने में इस स्तर को कैसे बढ़ाया? भारत में कोविड-19 की महामारी कैसे फैली? भारत में कोविड-19 का पहला मामला जनवरी 2020 में सामने आया। मार्च की शुरुआत तक भी काफी कम, लगभग 50 मामले सामने आए, लेकिन इसे लेकर जो डर था वो सही साबित हुआ। हमारे देश के आकार और जनसंख्या के हिसाब से इन मामलों को बढ़ना ही था। हमने ये देखने के लिए अपना मूल्यांकन करना शुरू कर दिया कि हम उस महामारी का सामना करने के लिए कितने तैयार थे जो हमारे देश को बर्बाद करने वाली थी। और जब हमने स्थिति का आकलन किया तो ये साफ हो गया कि इससे निपटने के लिए हमें बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी करने की जरूरत थी, खासकर तब जब हमारा लक्ष्य आत्मनिर्भर बनना था। जिन कोरोना वॉरियर्स को मरीजों को संभालना था, उनकी सुरक्षा के लिए पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की भारी मात्रा में जरूरत पड़ने वाली थी, लेकिन भारत में इसका उत्पादन ना के बराबर था। मार्च 2020 के मध्य तक N95 मास्क की कमी होने लगी। कोरोना की जांच के संसाधनों की बेहद कमी थी, इसलिए इससे निपटने के लिए सबसे बढ़िया तरीका था मरीजों की संख्या को बढ़ने से रोका जाए। मरीजों की संख्या बढ़ने से गंभीर मामलों के लिए वेंटिलेटर की समस्या खड़ी होने की संभावना थी, क्योंकि उस समय तक पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर भी उपलब्ध नहीं थे। हमने आत्मनिर्भर बनने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन वास्तव में ये सब कैसे होना था? ऐसा क्या हुआ कि भारत ने कमर कसनी शुरू कर दी? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक रूपरेखा तैयार की गई। इसके लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से पूंजी उपलब्ध कराई गई। ये आपात स्थिति थी, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी जरूरी चीजों की खरीद के लिए प्रोटोकॉल को आसान किया गया। विभिन्न मोर्चों पर इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक और निजी संगठनों ने साथ मिलकर काम किया। आइए अब देखते हैं कि मास्क के मामले में क्या हुआ। भारत पर्याप्त मास्क का उत्पादन नहीं कर रहा था, खासकर N95 मास्क का। इस महामारी में इसकी विशेष मांग थी और भारत भारी मात्रा में इस तरह के मास्क का आयात कर रहा था। लोगों में संक्रमित होने के डर से इन्हें खरीदने की अफरा तफरी मची थी। इससे चिकित्सा जगत भी अपने लिए मास्क की उपलब्धता को लेकर चिंतित था। इसलिए मास्क के उत्पादन की तत्काल जरूरत थी। विभिन्न संगठनों ने इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाए। DRDO ने अपने ग्वालियर परिसर में फेस मास्क डिजाइन करना शुरू किया। उन्होंने मास्क बनाने के लिए स्थानीय निर्माताओं के साथ भी सहयोग किया। इसी तरह IIT और IISc जैसे अन्य संस्थानों ने भी अपने स्तर पर मास्क तैयार किए। कई अन्य निजी कंपनियां जो कार, इत्र या कपड़े बनाती थीं, उन्होंने भी मास्क बनाने का काम शुरू कर दिया। जैसे कि रश्मि रेयर अर्थ ग्रुप, जो कि नोएडा में स्थित है और मोबाइल फोन और विद्युत उपकरण बनाती है। ऐसे में अपना योगदान देने और एक नया उद्यम शुरू करने के लिए तैयार थे।
रश्मि रेयर अर्थ जैसे ग्रुप N95 और सर्जिकल मास्क का उत्पादन करने जा रहे थे। आज सर्जिकल प्रोडक्ट्स को ज्यादातर आयात किया जाता है और अगर वो भारत में बनाए जाते हैं तो भी कुछ चुनिंदा विदेशी ब्रांडों द्वारा बनाए जाते हैं। इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम भी विश्व स्तरीय सर्जिकल इक्विपमेंट बनाएं। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा निर्धारित मानदंडों में थोड़ी ढील दी गई थी, जिससे रश्मि रेयर अर्थ ग्रुप जैसे निजी उद्यमों के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश करना और उत्पादन को बड़े पैमाने पर करना आसान हो गया। कुल मिलाकर ऐसी लगभग 1 दर्जन निजी कंपनियां थीं, जिन्होंने उसी दौरान मास्क बनाना शुरू कर दिया। लेकिन लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे में क्या एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी इस चुनौती से निपटने में सक्षम थी? चलिए पहले N95 मास्क की कुछ विशेषताओं को समझ लेते हैं। ये मास्क एक विशेष प्रकार के कपड़े पॉलीप्रोपिलीन की कई परतों से बना होता है। N का मतलब नॉन ऑयल है, यानी तेल रहित, जिसका अर्थ है कि इसमें कोई तेल आधारित कण मौजूद नहीं है। इस मास्क को कार्य क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है। 95 का अर्थ है कि 95% हवा में पैदा होने वाले कण मास्क द्वारा छन जाते हैं, तो N99 मास्क 99% कणों को छान देता है। मास्क का फिल्टर 0.3 माइक्रोन या उससे ज्यादा होता है। 1 माइक्रोन 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा है। समझने के लिए एक आइडिया है कि इंसान का एक बाल लगभग 70 माइक्रोन होता है। ये बैक्टीरिया और वायरस को रोक सकते हैं। N95 5 परतों वाला मास्क है। इसकी बाहरी परत 50 GSM स्पन बॉन्ड है, अंदर 25 GSM का मेल्ट ब्लोन है, उसके बाद 50 GSM का PP कॉटन है और फिर 25 GSM मेल्ट ब्लोन है और 25 GSM स्पन बॉन्ड है। ये 5 परतें 3 परतों और एक बार उपयोग होने वाले सर्जिकल मास्क की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए ये डॉक्टरों के लिए बेहद उपयोगी है। इसका एक फायदा ये भी है कि इन्हें अक्सर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती और इनका उपयोग पूरे दिन किया जा सकता है। इन 5 परतों की सामग्री बनाने के लिए विशेष तंत्र की जरूरत थी। पॉलीप्रोपिलीन, जिसका इस्तेमाल मूल रूप से विशेष प्रकार के थर्मोप्लास्टिक में किया जाता है, जब ये गर्म होता है तो अपनी संरचना और स्थायित्व को कायम रखते हुए नरम और सांचे में ढलने लायक बन जाता है। ये सामग्री कई प्रक्रियाओं के दौरान इस तरह की मशीनों से 240 से 260 डिग्री के उच्च दबाव और तापमान से गुजरती है। इससे जो मिश्रण बनता है उसे एक शीट पर छिड़का जाता है। फिर बाकी की चीजें भी इस सामग्री में मिलाई जाती हैं, जिसका इन पर एक इलेक्ट्रिक प्रभाव पड़ता है, जिससे छोटे पार्टिकल आकर्षित होते हैं, जिन्हें ये रोककर अपने में से गुजरने नहीं देता। इसी वजह से ये मास्क 95% सुरक्षित माने जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव से गुजरने के बाद रोल बनाने के लिए सामग्री को बंडल किया जाता है। मास्क बनाने से पहले इसे फिर से कीटाणु रहित किया जाता है। मास्क बनाने के कई चरण हैं। पहले सामग्री को मास्क के आकार में काटा जाता है, फिर नोजपिन बनाई जाती है। ये मास्क का जरूरी हिस्सा है, क्योंकि ये साइड से छोटे कणों के प्रवेश को रोकता है और सांस लेने को भी आरामदायक बनाए रखता है। फिर 5 परतों को एक साथ दबाव से संकुचित किया जाता है। इसमें कोई सिलाई नहीं होती, सिर्फ 18 से 30 किलो वजन डालकर ये काम किया जाता है। फिर मास्क को बाहरी और भीतरी दोनों तरफ से सील किया जाता है, जिससे ये सारी सामग्री को एक साथ जोड़े रखता है। अगर ऐसा न किया जाए तो इसकी 5 परतें बिखर सकती हैं। उत्पादन शुरू करने के कुछ ही महीनों में कंपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए सिस्टम को कारगर बनाने में सफल रही है। जब हमने बाजार में प्रवेश किया था, हम रोज 1 लाख मास्क बना रहे थे, लेकिन आज हमारी क्षमता 3 से 3.5 लाख मास्क प्रतिदिन है। दूसरी चुनौती पूरे उत्पादन लाइन के अर्थतंत्र को नियंत्रण में रखने की थी। फरवरी से अप्रैल के महीने में मास्क सोने की तरह बिके। उस समय सस्ते महंगे सभी दामों पर मास्क बिके, लेकिन हमने गुणवत्ता वाले मास्क बनाए और उपभोक्ताओं को किफायती दामों पर बेचे। Sustainable price to the end user. जब उत्पादन शुरू हुआ तो यह स्पष्ट नहीं था कि मास्क सभी के लिए है या सिर्फ चिकित्सा से जुड़े लोगों के लिए अनिवार्य था। लेकिन चिकित्सा जगत से मिलने वाली जानकारी से यह साफ हो गया कि मास्क की जरूरत सभी को पड़ने वाली थी। इतना ही नहीं,
भारत ने मास्क और महामारी में उपयोगी दूसरे सुरक्षा उपकरणों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत रखा था। Our long-term clients. हम ज्यादातर मास्क अस्पतालों को देते हैं, लेकिन कोविड को देखते हुए हम खुदरा विक्रेताओं या वितरकों को भी मास्क की आपूर्ति कर रहे हैं। जो मास्क पहले चीन और अमेरिका बनाते थे, वो अब भारत में बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम कच्चे माल से लेकर तैयार माल तक का उत्पादन कर रहे हैं और भारत की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हैं। इसलिए इस मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। And that's why we are Atmanirbhar. कई सार्वजनिक और निजी संगठन मास्क बनाने में जुट गए और जल्द ही भारत में पर्याप्त मास्क बनकर तैयार हो गए। दरअसल लॉकडाउन से पहले मास्क के निर्यात पर लगा प्रतिबंध जून 2020 तक हटा लिया गया। अब हमारे पास बाकी दुनिया को देने के लिए मास्क उपलब्ध थे। लेकिन हमारे सिस्टम में अन्य खामियां कौन सी हैं? क्या भारत कोविड के इस संकट में आत्मनिर्भरता हासिल कर सकेगा? हम चीजों के आयात के भरोसे रहे बिना अपने लिए जरूरी सभी चिकित्सा आपूर्ति और उपकरणों का प्रबंधन कैसे करेंगे? दुनिया के अन्य हिस्सों से जो रिपोर्ट मिल रही थी, उनके मुताबिक एक बड़ी समस्या वेंटिलेटर की कमी थी। इस कमी से एक भयानक स्थिति पैदा हो रही थी, जहां चिकित्सा जगत के पेशेवरों को यह तय करने के लिए मजबूर किया जा रहा था कि वेंटिलेटर किसे मिलेगा और किसे नहीं। डेटा से पता चला कि कोविड-19 वाले मरीजों के 5% मामलों में वेंटिलेटर की जरूरत थी। तो वेंटिलेटर होता क्या है और ये कोविड संक्रमित मरीजों की कैसे मदद करता है? आसान है, एक वेंटिलेटर लगाइए। ये मैकेनिकली ऑक्सीजन को शरीर में पंप करता है। कुछ गंभीर मामलों में वायरस फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर गिर जाता है और सांस लेने में मुश्किल होती है। सांसों को सामान्य रखने के लिए फेफड़ों में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए वेंटिलेटर का उपयोग हवा को शरीर में धकेलने के लिए किया जाता है। इससे रोगी को संक्रमण से लड़ने का समय मिलता है और वो ठीक हो जाता है। जब मार्च 2020 में कोविड का संकट भारत में आया, तब केवल लगभग 40,000 वेंटिलेटर उपलब्ध थे, जो स्थिति के हिसाब से पर्याप्त नहीं थे। इसलिए अधिक से अधिक वेंटिलेटर बनाने और विदेशों से हासिल करने का प्रयास किया गया। एग्वा दिल्ली की एक कंपनी है जो 2018 से वेंटिलेटर बना रही है। So we started with the aim of हमने स्वास्थ्य सेवाओं की लागत कम करने के आइडिया से शुरुआत की। हमने महसूस किया कि हमारे देश के बहुत से लोगों के लिए चिकित्सा खर्च उनकी जेब से बाहर की बात है, और हम जानते हैं कि अधिकांश चिकित्सा उपकरण दुनिया के अन्य हिस्सों से मंगवाए जा रहे हैं। ये उपकरण भारत में नहीं बनते। कोविड महामारी की शुरुआत और जल्दी और कुशलता से उत्पादन करने की जरूरत को समझते हुए एग्वा ठोस रूप से योगदान करने के लिए उत्सुक था, लेकिन उन्होंने इसका प्रबंधन कैसे किया? इसका जवाब मारुति के साथ साझेदारी से मिला, जिसने एग्वा के उत्पादन को बढ़ाने में मदद की। पिछले साल तक हम एक महीने में मुश्किल से 50 वेंटिलेटर बना रहे थे, लेकिन जब कोविड की बीमारी आई तो हमें विनिर्माण की प्रक्रिया को बड़े स्तर पर करना पड़ा। इसे हमने एक महीने में 10,000 वेंटिलेटर तक बढ़ा लिया है। वेंटिलेटर के कुछ हिस्सों को बनाने में मारुति ने मदद की, जैसे कि प्रणाली को सुचारू बनाना, आपूर्ति निर्माण और परिवहन को सुव्यवस्थित करने में भी भूमिका निभाना। एग्वा वेंटिलेटर में अनोखा क्या है? पहले आइए उस प्रक्रिया को देखें जिससे वेंटिलेटर बनाए जाते हैं। मशीन का मुख्य भाग पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ये ऐसा सर्किट है जिसमें 700 से अधिक घटक हैं जो पूरे वेंटिलेटर का संचालन करता है। इस स्टेशन पर पीसीबी की ऑक्सीजन और अन्य कार्यक्षमताओं के परीक्षण किए जाते हैं। पीसीबी का पूरी तरह से परीक्षण करने के बाद ये कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से अगले स्टेशन पर जाता है। यहाँ केबल और अन्य घटकों का उपयोग करके अंतिम बेस प्लेट जोड़ी जाती है।
इसके बाद वेंटिलेटर चलाने वाली टरबाइन को इससे जोड़ा जाता है। फिर वेंटिलेटर स्टेशनों की एक श्रृंखला से गुजरता है जहां विभिन्न घटकों को जोड़ा जाता है। एक बार एक घटक जोड़ने के बाद कन्वेयर बेल्ट इसे अगले स्टेशन पर ले जाता है जब तक कि यह सेंसर स्टेशन पर नहीं पहुंच जाता। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण घटक ऑक्सीजन सेंसर को जोड़ा जाता है। ऑक्सीजन सेंसर रोगी के ऑक्सीजन स्तर को नियंत्रित और मॉनिटर करता है। एग्वा वेंटिलेटर पोर्टेबल है, इसलिए इसके सभी हिस्सों को आपस में जोड़ते हुए विशेष सावधानी बरती जाती है। एक बार जब वेंटिलेटर तैयार हो जाता है तो उसके सेंसर की कड़ी गुणवत्ता जांच की जाती है। वायु संचरण और सेंसर कार्यक्षमता के मामले में वेंटिलेटर की समग्र दक्षता को परखा जाता है। वेंटिलेटर के अंतिम परीक्षण में एक फेफड़े की कार्यप्रणाली के साथ इसका अनुकरण शामिल है। यह जांच पूरी होने के बाद संबद्ध लोगों के साथ ब्रांड का नाम आधुनिक लेजर तकनीक द्वारा गोदा जाता है। फिर इसकी साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के बाद वेंटिलेटर को पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ से उन्हें बाजार में उतारा जाता है। Our ventilator, one is it is turbine driven, so it only is हमारा वेंटिलेटर टरबाइन से चलता है, इसलिए इसका वजन केवल 2.5 किलोग्राम है। कम वजन होने से आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। आईसीयू पर उनकी निर्भरता भी कम है। so because of its small size and less dependability on the ICU infrastructure. So let's say इसकी मदद से आप अस्पताल को कोविड केयर सेंटर में आसानी से बदल सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन की आवश्यकता नहीं होती है। you can do that with our ventilators because it does not need oxygen pipeline, it does not need air pipeline. It can simply pump in the यह बस हवा में पंप कर सकता है। यदि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो इसे एक सांद्रक या ऑक्सीजन सिलेंडर से जोड़ा जा सकता है। इसकी कार्य क्षमता भी आईसीयू वेंटिलेटर के समान होती है। or you can also connect it to an oxygen cylinder and you can deliver that to the patient. But at the basic end, the functionality is just like an ICU ventilator. वेंटिलेटर का इस्तेमाल आसान है। इसके साथ एक टैबलेट जुड़ी होती है जिससे निगरानी और नियंत्रण का काम बहुत आसान हो जाता है। दूसरे वेंटिलेटर के मुकाबले यह बिजली की खपत कम करता है। इसका उपयोग घर पर भी आसानी से किया जा सकता है। ये उस समय और उपयोगी हो जाता है जब कोविड के मामलों में अस्पतालों में जगह नहीं होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह दुनिया में सबसे कम लागत वाला वेंटिलेटर है। एग्वा ने आत्मनिर्भरता की जरूरत को समझा। उन्होंने इसके सभी भागों को स्थानीय तौर पर हासिल किया। उन्होंने वेंटिलेटर को इस तरह से डिजाइन किया कि जरूरत पड़ने पर इसके पुर्जों को बिना किसी कठिनाई के बदला जा सके। 6 महीने पहले हम जहां वेंटिलेटर जैसे महत्वपूर्ण उपकरण आयात करते थे, आज हम आत्मनिर्भरता के उस मकाम पर हैं कि हम अन्य देशों को वेंटिलेटर निर्यात करने में सक्षम हैं। The silver lining to all of this is that we have understood. बड़ी बात यह है कि हमने एक देश के रूप में आत्मनिर्भरता के महत्व को समझा है। इसी वजह से भारतीय निर्माताओं की मदद के लिए नीति निर्माता, नीतियां और सभी तरह के अनुमोदन देने वाली प्रणालियों ने एक साथ मिलकर काम किया है। इस क्षेत्र में अब बहुत सा निवेश किया गया है जिसने अनुसंधान की प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया है। In this sector, which has really helped the research to skyrocket. लेकिन कोविड में अन्य परीक्षणों में समान शोध और समाधान संभव थे। हम देख रहे हैं कि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ अपनी निर्णायक लड़ाई में आत्मनिर्भरता की दिशा में कैसे काम किया। मार्च 2020 में रोग के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए पूरे भारत में लॉकडाउन लगाया गया। कोविड लॉकडाउन के बाद जैसे जैसे देश खुलने लगा, वैसे वैसे मामले बढ़ने लगे। इस बढ़ते संकट से निपटने के लिए स्पष्ट था कि हमें पहला कदम इस बीमारी को पहचानने में लगाना होगा, और इसका एक ही रास्ता था, ज्यादा से ज्यादा लोगों का परीक्षण करना। लेकिन भारत में पर्याप्त परीक्षण किट उपलब्ध नहीं थी, इसलिए ऐसे लोग जिनमें बीमारी के लक्षण तो थे लेकिन जो किसी कोविड मरीज के संपर्क में नहीं थे, ऐसे लोगों का परीक्षण नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमारे यहाँ टेस्ट किट का कोई उत्पादन नहीं होता था और हम उनके आयात पर निर्भर थे। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस अंतर को पाटने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास किया।
पुणे स्थित माईलैब डिस्कवरी एक आणविक जीव विज्ञान कंपनी है जिसने HIV और हेपेटाइटिस B और C जैसी अन्य बीमारियों की पहचान के लिए जांच विधि विकसित की है। उन्होंने कोविड-19 के लिए एक जांच किट विकसित करने का काम शुरू किया। मुझे याद है कि हमने जनवरी में इसके बारे में बात करनी शुरू की थी कि अगर ये बीमारी हमारे देश में फैलती है तो कम से कम इसके लिए जांच तो उपलब्ध होनी ही चाहिए, और अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आईडीनेट जैसे परीक्षण को हमारी कंपनी ने ही विकसित किया था, तो हमें इस काम को सबसे पहले करना चाहिए। लेकिन इस तरह की किट को विकसित करने में कभी-कभी महीनों लग जाते हैं, लेकिन जो हालात थे उन्हें समझकर माईलैब की टीम ने कम से कम 6 से 7 सप्ताह के समय में एक परीक्षण किट बनाने में कामयाब रही। आज माईलैब दुनिया भर के उत्पादों का सबसे व्यापक श्रेणी प्रदान करती है। इसमें RT-PCR टेस्ट, एंटीजन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट शामिल हैं। आज परीक्षणों मानकों में सबसे बेहतर RT-PCR टेस्ट है। RT-PCR का अर्थ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो कोविड-19 के क्या कारण है? ये एक वायरस है जिसे SARS-CoV-2 कहा जाता है, जिसकी आनुवंशिक सामग्री राइबोन्यूक्लिक एसिड या RNA का एकल स्ट्रैंड है। पहले चरण में RNA को निकालने की आवश्यकता होती है। किसी इंसान के गले या नाक के अंदर से साधारण स्वाब लिया जाता है। फिर 3 चरणों की एक प्रक्रिया होती है जिससे RNA को निकालने में मदद मिलती है। लाइसिस, यह कोशिका के टूटने को संदर्भित करता है। फिर बाइंडिंग और वॉशिंग होती है। बाइंडिंग एजेंट और वॉश बफर के साथ नमूना एल्यूशन के लिए तैयार है। एल्यूशन यह एक विलायक के साथ धोने से एक सामग्री को दूसरे से निकालने की प्रक्रिया है। कोशिकाओं से कुल RNA के शुद्धिकरण में एक विशेष एलायंस सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। रोगियों के स्वैब द्वारा केवल RNA की एक छोटी सी मात्रा निकाली जाती है, जो परीक्षण प्रक्रिया के लिए पर्याप्त नहीं है। इस समस्या को दूर करने के लिए RNA, एक एकल स्ट्रैंड अणु, एक एंजाइम का उपयोग करके 2 स्ट्रैंड DNA में परिवर्तित हो जाता है। इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के रूप में जाना जाता है। यह RT-PCR का RT है। निष्कर्षण के बाद प्रवर्धन प्रक्रिया से DNA की अरबों प्रतियां बनती हैं। संक्रमण का पता लगाने के लिए यह पर्याप्त हैं। इस प्रक्रिया में प्रवर्धन के लिए आवश्यक अभिकर्मकों को निकाले गए RNA के साथ मिलाया जाता है और फिर ट्यूब को RT-PCR उपकरण में संसाधित किया जाता है। उसके बाद नमूना, डेटा विश्लेषण और परिणाम स्पष्टीकरण के चरण में जाता है। लगभग 1 घंटे के प्रवर्धन के बाद डेटा उत्पन्न होता है, जिसका उपयोग परिणाम स्पष्ट करने के लिए किया जा सकता है। परिणाम एक प्रवर्धन ग्राफ के रूप में मिलते हैं, जिसे सकारात्मक या नकारात्मक के रूप में पढ़ा और दर्शाया जाता है। In RT-PCR test, you directly detect the RT-PCR में हम सीधे वायरस की आनुवांशिक सामग्री का पता लगाते हैं। पता लगाने के लिए हम नमूना लेते हैं। यदि कोई वायरस मौजूद है तो उसे तोड़ते हैं, उसे शुद्ध करते हैं और इसे PCR मशीन पर PCR अभिकर्मक के साथ लोड करते हैं। फिर परीक्षण से प्रवर्धन करके वायरस का पता लगाते हैं। यदि वायरस की एक प्रति होती है तो मशीन पर रीड होने से पहले इसकी लाखों प्रतिलिपियां बन जाती हैं। RT-PCR से परिणाम मिलने में आमतौर पर 8-9 घंटे लगते हैं। हालांकि माईलैब्स परीक्षण से 2.5 से 3 घंटे में परिणाम मिल जाते हैं। हालांकि इसमें एक कमी यह है कि परीक्षण के लिए अभी भी एक प्रयोगशाला की आवश्यकता है। भारत जैसे विशाल देश में ग्रामीण आबादी के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला के विकल्प की जरूरत है। फंडामेंटल वाज वेरी बुनियादी चीजें साफ थी कि परीक्षणों को प्रभावी, बड़े पैमाने पर सटीक, सस्ता और उपयोग में सरल होना चाहिए। We don't make it simpler for the customers to use it. माईलैब के वैज्ञानिकों ने एक अनोखा नवाचार किया, यानी एक बॉक्स में प्रयोगशाला। ये सही है, पूरी प्रयोगशाला एक बॉक्स में ही है। इससे कोई कहीं भी जांच कर सकता है। बॉक्स पूरा अभिकर्मकों से भरा है। इन सभी को जैविक नमूनों में लोड करने की आवश्यकता है। एक बार जब ये हो जाता है तो बाकी की प्रक्रिया मशीन द्वारा स्वचालित रूप से होती है। अंत में PCR मशीन में डालने के लिए स्ट्रिप्स तैयार हो जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ 40 मिनट लगते हैं।
और पीसीआर मशीन को 1 से 1.5 घंटा लगता है। एक बॉक्स में यह प्रयोगशाला एक साथ 32 नमूनों का परीक्षण कर सकती है। इस कंपनी ने एंटीबॉडी और एंटीजन टेस्ट भी किए हैं। ये किट विकसित करने वाली ऐसी पहली भारतीय कंपनी थी जिसे ICMR से मंजूरी मिली। इन किट की कीमत भी उचित है, जिससे इन्हें ज्यादा मात्रा में भी हासिल किया जा सकता है। We could see the urgency for our nation. हम सब देश के लिए एक प्रकार का युद्ध लड़ रहे थे, इसलिए हमने ये सुनिश्चित किया कि उत्पाद आसानी से उपलब्ध हों। ऐसी 90% चीजों को हम आयात करते थे, हमने उन्हें यहीं बनाना शुरू कर दिया। मुझे और मेरी टीम को जीवन भर कोई पछतावा नहीं रहेगा, क्योंकि हम उस समय देश के लिए मौजूद रहे जब देश को सबसे ज्यादा जरूरत थी। Because we were present when the country needed most. इन उपायों के साथ पूरे देश में सार्वजनिक और निजी दोनों तरह की कंपनियां पीपीई किट, टीके, परीक्षण और अन्य चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन करने के लिए एकजुट हुई। चिकित्सा सुविधाओं ने तकनीक और दवाओं के साथ प्रयोग किया ताकि बीमारी से पीड़ित लोगों को ठीक किया जा सके। हालांकि कोविड के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती रही, लेकिन हमें इस बीमारी से निपटने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। इस महामारी से बड़ी सीख ये भी मिली कि एक राष्ट्र के रूप में भारत को आत्मनिर्भर होने की बहुत जरूरत थी। आत्मनिर्भरता का सफर जारी है, लेकिन कम से कम चिकित्सा नवाचार कोविड जैसे संकट में मदद कर सकते हैं। हमने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऐसे कदम हमें आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य के और करीब लाते हैं।